गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनारा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चीन के संविधान के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका, जो कि वहाँ पर जन कांग्रेस के नाम से पुकारी जाती है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। और उस व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो एक स्टैंडिंग कमेटी यानी एक स्थायी समिति है, जिसके राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह इसका गठन होता है, साथ ही क्या इसके अधिकार और कार्य अर्थात इसकी क्या भूमिका या रोल है चाइना के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। केंद्रीय व्यवस्थापिका जन कांग्रेस की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति की व्यवस्था की गई है। ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस का एक स्थायी अंग है। ये पूर्व सोवियत जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर आधारित है, जिसमें सोवियत रूस की विधायिका के सर्वोच्च सोवियत अपने अध्यक्ष मंडल, जिसको हम प्रेसिडेंटियम के माध्यम से कार्य करती थी, उसी प्रकार चीन की विधायिका भी अपनी स्थायी समिति के माध्यम से काम करती है। इस स्थायी समिति को जन कांग्रेस की लघु विधायिका या स्थायी कार्यकारी अंग कहा जाता है। यानी या तो इसको छोटी असेंबली कह सकते हैं या स्थायी कार्यकारी अंग जो हमेशा कार्य में रहता है। रूस की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष मंडल की भांति ये स्थायी समिति भी सालों भर कार्य करती रहती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन कुछ दिनों के लिए, छोटी अवधि के लिए होता है, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में यही वो स्टैंडिंग कमेटी है जो कार्य करती रहती है। फिर है संगठन। सदस्य। संविधान की धारा 18 के अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, अनेक उपाध्यक्ष, महासचिव और अनेक सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के आकार के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, इसका निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस को करना है। चौथे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के लिए जनवरी 1975 में 144 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी निर्मित की गई थी, जिनमें एक अध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष, 121 साधारण सदस्य चुने गए। स्थायी समिति के सदस्य जन कांग्रेस द्वारा चुने जाते हैं और कांग्रेस के सदस्यों में से ही समिति के सदस्य चुने जाते हैं। यह पहली बार तो जन कांग्रेस के मेंबर होना चाहिए, उन मेंबरों में से ही स्थायी समिति के सदस्य चुने जाते हैं। कार्यकाल। जहाँ तक स्थायी समिति के कार्यकाल का प्रश्न है, इसे संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। सामान्यतः ये कार्यकाल राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल का सेगामी या समानांतर होता है। यदि जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो इस समिति का भी नई कांग्रेस के चुनाव पर्यंत कार्य करती रहती है। कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि कार्यकाल के अंतर्गत ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साधारण सदस्यों को किसी भी समय वापस भी बुला सकते हैं, रिकॉल किया जा सकता है। जिन सदस्यों को चुना वो जन कांग्रेस द्वारा चुने जाएंगे और जन कांग्रेस द्वारा भी उन्हें किसी भी समय वापस भी बुलाया जा सकता है। फिर है प्रक्रिया। ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी कार्यकारी संस्था है, लेकिन संविधान ने इसकी प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लेख नहीं किया। व्यवहार में समिति का अध्यक्ष इसकी बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है, वह चाहे जितनी बैठक बुला सकता है। यदि स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करने में किसी कारणवश कभी समर्थ न हो तो समिति के उपाध्यक्ष में से किसी एक को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वाह करना होता है। किंतु यदि अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या हटा दिया जाता है, तब नए अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। समिति का महासचिव इसके कार्यालय का प्रधान होता है और उसकी सहायता के लिए अनेक उप महासचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। फिर है स्थायी समिति का अध्यक्ष। संविधान द्वारा स्टैंडिंग कमेटी को अलग से कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए उसके अधिकारों और उसकी स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न धारणा है। चूंकि राष्ट्रपति का पद
समाप्त कर दिया गया, इसलिए उसे गलती से राष्ट्रपति के समकक्ष भी मान लिया जाता है। वह कई ऐसे कार्यों को करता है जो पहले राष्ट्रपति अब वापस राष्ट्रपति है यहाँ पे। स्थायी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके आज्ञप्तियों और निर्णयों पर हस्ताक्षर करता है, विदेशों में सरकारी उत्सवों पर संदेश भेजता है। चीन में आए राजाध्यक्षों राजनयिकों का स्वागत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहाँ पर फिर से ये पद कर दिया गया है, इसलिए अध्यक्ष के पास में वो अधिकार अब नहीं रहे हैं। फिर है चीनी गणराज्य स्थायी समिति के अधिकार एवं कार्य। 1954 के संविधान की तुलना में नए संविधान के अंतर्गत स्थायी समिति के अधिकारों को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। नए संविधान स्थायी समिति कोई ऐसे अधिकार नहीं देता जो पुराने संविधान में उसे प्राप्त है। फिर भी संविधान के उपबंधों और स्थायी समिति के व्यावहारिक रूप पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि उसकी शक्तियों में विशेष कमी नहीं हुई है। कार्यकारी अधिकार, पहले राज्याध्यक्ष के अधिकार जो कि अब स्थायी समिति के पास में नहीं है, क्योंकि वहाँ पुनः राष्ट्रपति का पद सर्जित किया गया है, इसलिए। फिर है कार्यकारी अधिकार, स्थायी समिति को कार्यपालिका संबंधी कई अधिकार दिए गए। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के साथ साथ स्थायी समिति के प्रति भी राज्य परिषद सर्वोच्च जन न्यायालय उत्तरदायी होता है। सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति बर्खास्ती के बारे में इसका अधिकार महत्वपूर्ण है, यद्यपि संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। फिर है विधायी अधिकार। विधायी क्षेत्र में स्थायी समिति के अधिकार व्यापक है। संविधान इसे आज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार देता है। चूंकि जन कांग्रेस की बैठक बहुत लंबे अरसे के बाद और थोड़े से समय के लिए होती है, इसलिए इस प्रकार की आज्ञाओं का महत्व बढ़ जाता है। पूर्व सोवियत संघ में भी प्रेसिडियम को इस प्रकार का अधिकार था, लेकिन चीन की स्टैंडिंग कमेटी को ये शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठक बहुत लंबी अवधि के बाद हुआ करती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आज्ञप्तियों का मूल्य राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित विधियों के समान होता है। ये चीन में भी राजकीय संस्थाओं अधिकारों और नागरिकों पर लागू होती है। आज्ञप्तियाँ केवल कानून का स्थान नहीं लेती, बल्कि वे कानून की व्याख्या भी करती है। फिर है न्यायिक अधिकार। जहाँ तक न्यायिक अधिकार का प्रश्न है, इस क्षेत्र में भी स्टैंडिंग कमेटी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। स्थायी समिति को कानूनों की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी को सर्वोच्च जन न्यायालयों के अध्यक्ष की नियुक्ति बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है। ये न्यायालयों के कार्यों की देखभाल भी करती है। स्थायी समिति किसी सरकारी विभाग के गैर कानूनी निर्णय को रद्द भी कर सकती है। साथ ही किसी कानूनी समस्या के महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थायी समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अन्य अधिकार, उपयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त स्टैंडिंग कमेटी को इन सारे अधिकार और कार्यों का संपादन करना है जो इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा दिए जाते हैं। ये प्रावधान इतने व्यापक है कि इसका प्रयोग कर राष्ट्रीय जन कांग्रेस कोई भी अधिकार स्थायी समिति को सौंप सकती है। इस संबंध में चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के स्थायी समिति के अधिकार पूर्व सोवियत संघ के प्रेसिडियम से अधिक व्यापक या विस्तृत है। फिर है स्टैंडिंग कमेटी की स्थिति। स्थायी समिति की स्थिति चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनोखी तो है ही, साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी है। ये पूर्व रूस के सोवियत रूस के प्रेसिडियम की भांति राज्य शक्ति की सर्वोच्च स्थायी कार्यकारी संस्था है। चूँकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही अल्प अवधि के लिए और बहुत ही लंबे अरसे बाद होता है, यहीं पे ये कमेटी ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है। इसलिए जन कांग्रेस की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के कार्यों की केवल प्रतिवेदन आता है, जिसकी जन कांग्रेस द्वारा स्वीकृति एक औपचारिकता मात्र रह जाती है। सिर्फ विधायी क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य जो क्षेत्र है उसमें भी स्थायी समिति महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। यह अन्य देशों के राजाध्यक्षों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को करती है। न्यायिक मामलों में वर्द अधिकार है, इसी से राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। लेकिन जन कांग्रेस की कमजोर स्थिति के कारण ये उत्तरदायित्व नामात्र का है। इसके अतिरिक्त एक स्थायी और छोटी संस्था होने के कारण इसका व्यावहारिक राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। इसमें शक नहीं है कि स्थायी समिति चीन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन व्यवहार में इसकी शक्तियां सीमित है, इसकी स्थिति गौण है। 1975 का संविधान राज्य के विभिन्न अंगों के ऊपर चीन के साम्यवादी दल के स्पष्ट नियंत्रण
और केंद्रीय नेतृत्व पर बल देता था। वर्तमान संविधान में दल के नेतृत्व का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। अब राज्य के विभिन्न अंग और स्थायी समिति भी चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देश में काम करती है। कमेटी के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस औपचारिक रूप से करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनाव दल की केंद्रीय समिति द्वारा तैयार सूची के आधार पर ही होता है। स्थायी कमेटी के सदस्य भी दलीय संगठन के प्रमुख पदाधिकारी होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि स्थायी समिति जन कांग्रेस की भांति साम्यवादी दल के नेतृत्व में काम करती है। इसकी शक्तियां स्थिति दल से भिन्न होती है। संविधान अधिक मामलों में चुप ही रह गया। समिति के कार्यों, शक्तियों या जन कांग्रेस राज्य परिषद के साथ उनके संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं करता। इसका नतीजा ये हुआ कि साम्यवादी दल की जो केंद्रीय समिति है वो मनमाने ढंग से नियंत्रण और नेतृत्व का अधिकार उसको मिल जाता है। अंत में संविधान निर्माताओं का ये स्पष्ट उद्देश्य दिखाई पड़ता है कि स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अधीन रखा जाए। संविधान राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग मानता है, जिसके प्रति ये स्टैंडिंग कमेटी जिम्मेदार होती है। व्यवहार में साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करने के कारण स्टैंडिंग कमेटी का स्थान गौण पड़ जाता है। ये साम्यवादी दल की नीतियों का आंख मूंद करके समर्थन करती है और उसके निर्देश, नियंत्रण, नेतृत्व में काम करती है। तो इस प्रकार से हमने चीन के संविधान के अंदर वहाँ का केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी जन कांग्रेस का अध्ययन किया और उसके बाद में उस जन कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि मुख्यतः हमेशा स्थायी कार्यकारी अंग के रूप में रहती है, उसकी संरचना और कार्यों और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।